देखो, चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता क्यों क्या है, क्यों करते हैं हम लोग ये चैप्टर। देखो, जैसे कि ये जनरली हम लोग सुनते हैं इंजीनियर्स के फॉर्म में कि इंजीनियर्स कोडिंग करते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं, जैसे देखो, अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट में एंटर करते हैं, कोई भी वेबसाइट में अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वहां पर हम लोग अपना पासवर्ड डालते हैं। अगर पासवर्ड उसी लैंग्वेज में कंपनी के पास चला जाएगा, सोचो मैंने पासवर्ड डाला है यूनिवर्सिटी, मैंने पासवर्ड डाला है यूनिवर्सिटी, ये इसी तरह अगर सामने वाले को चला जाए, टाइपिंग करते वक्त जिस कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के पास ये पासवर्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ ही चला जाए, तो वो उसके पास मेरा अकाउंट डिटेल तो है ही। जैसे कि मैं तुम सबको अपना अकाउंट डिटेल तो भेजती हूँ, इस पे तुम लोगों के पास मेरा पासवर्ड भी है। तो क्या होगा, तुम लोग मेरा पासवर्ड यूज करके कोई भी पेमेंट कर लोगे। जैसे तुम लोग मेरे को पेमेंट करते हो तो मैं अकाउंट डिटेल मांगती हूँ, तो तुम लोगों का वहां पे अकाउंट नंबर आ जाता है। और पेमेंट करते वक्त अगर पासवर्ड भी मैं वैसे ही रीड कर लूंगी, तो तुम लोगों का अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, मैं पासवर्ड डालूंगी और सारा ट्रांजैक्शन कर लूंगी। तो प्रैक्टिकली ये कोडिंग क्या होता है, इसको जब मैसेज भेजते हैं, जब तुम लोग ये पासवर्ड टाइप करते हो पेमेंट करते वक्त, तुम लोग जब ये पासवर्ड टाइप करते हो, तो वो सिर्फ तुम लोग जानते हो। और तुम लोगों का मतलब जो कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो उसमें डाला गया तुम लोग का पासवर्ड बैंक के थ्रू, बैंक के पास वो पासवर्ड है, मतलब बैंक भी एक्चुअली नहीं जानता है, बट सिस्टम में वो पासवर्ड है और तुम लोग जानते हो, बाकी कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में नहीं जानता है। तो वो क्या होता है, अगर तुम लोग लिखते हो यूनिवर्सिटी, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कोई और लैंग्वेज में ले लेता है। जैसे तुम लोग देखोगे, यू को ले लेगा स्टार, एन को ले लेगा हैश, फिर आई को ले लेगा वो जे, इस तरह करके वो उल्टा पुल्टा उसको कुछ भी कर देगा। और वो उस तरह वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। मतलब अगर कोई उसको रीड करने की कोशिश करे, तो उसे पढ़ने में आएगा स्टार, हैश, जे, ऐसा वो पढ़ेगा। अब वो इसे कैसे समझेगा कि उसमें यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है, तुम लोग जब वो लिखते हो, तो वो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे लैंग्वेज में बदल देता है जिसको कोई और थर्ड पर्सन पढ़ ना सके, समझ ना सके। इसको कहते हैं कोड रूल्स, कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज क्या होता है, सोचो आज गेम का अपना कोड, गेम का कोडिंग किया हुआ रहता है। सोचो एक इंजीनियर ने पबजी बनाया है, पबजी को कैसे बनाया है, अगर ये कोडिंग लैंग्वेज सबके समझ में आएगा या दूसरे इंजीनियर के समझ में आएगा, तो पबजी जैसा दूसरा गेम भी बन जाएगा। पर वो जब उसको लैंग्वेज लिखता है, तो वो कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखता है जिससे कोई और इंजीनियर उसको पढ़कर समझ ना पाए। पर कंप्यूटर उसको डिकोड करता है, क्योंकि कंप्यूटर के तो समझ में वो आना चाहिए। तो हम लोग उसमें एक रूल डाल देते हैं कि जब भी हम ए लिखेंगे, तुम उसको बी पढ़ना। कंप्यूटर को ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग ए लिखेंगे, तुम उसको बी पढ़ना। जब भी हम बी लिखेंगे, तुम उसको सी पढ़ना। हम जब भी डी लिखेंगे, तुम उसको ई पढ़ना। मतलब हम जो भी अल्फाबेट लिखेंगे ना, तुम उसका एक स्टेप आगे पढ़ना। तो ये रूल हम सेट कर दिए हैं, कंप्यूटर में हम ये रूल सेट कर दिए हैं। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा, हम जैसे उसको समझा दिए हैं वैसे। इसको कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग यूज किया जाता है। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये बहुत टाइप का होता है, हम तो फिर भी चार लिखे हैं, ये बहुत टाइप का होता है। जैसे लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर क्या हुआ, हम क्या बोले कंप्यूटर को, ए को तुम बी लिखना, बी को तुम सी लिखना। ये हम क्या किए, एक लेटर को लेटर से ही रिप्लेस कर रहे हैं, लेटर को नंबर से कर रहे हैं। मतलब ए को बोल रहे हैं तुम वन लिखना, बी को लिखेंगे तो तुम टू समझ लेना, सी लिखेंगे तो तुम थ्री समझ लेना। मतलब हम ऑटोमेटिकली हर लेटर को नंबर से कोडिंग कर रहे हैं। तीसरा है टू कोड सम ऑब्जेक्ट इन पजल फॉर्म, कुछ भी पजल बनाकर लिखे हैं।
और फोर्थ है टू कोड एज पर द टेबल फॉर्म और कॉलम फॉर्म। ऐसा बहुत है, अनलिमिटेड, हम कैसे भी कर सकते हैं। नंबर को लेटर में लिख सकते हैं, नंबर को नंबर में लिख सकते हैं, नंबर को सिंबल में लिख सकते हैं, लेटर को सिंबल में लिख सकते हैं। मतलब ए लिखेंगे तो तुम हमेशा स्टार समझना, बी लिखेंगे तो हमेशा हैश समझना, सी लिखेंगे तो हमेशा प्लस समझना। इस तरह कुछ भी हो सकता है। ये हम सिर्फ कुछ टाइप लिखे हैं, सिर्फ 4 ही टाइप है ऐसा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पहला क्वेश्चन है इफ एनी कोड लैंग्वेज वॉयज इज कोडेड एज FIBAPX। अगर हमको लिखना था वॉयज पर हम लिखे हैं FIBAPX, तो क्राउन को कैसे लिखेंगे? तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अगर वॉयज को हम लोग लिखते हैं FIBAPX, तो क्राउन को कैसे लिखना है? तो ये समझो, V के जगह हम लोग लिखते हैं F, मतलब कितने का गैप देते हैं? V के बाद क्या आएगा? W X Y Z A B C D E, 9 का गैप रहता है। तो C के बाद भी हम लोग 9 का गैप देंगे, दैट इज D E F G H I J K L। ओके, ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, देखो इसका बहुत सारा ट्रिक है। इसका अगर बात करें तो ये कितने सारे ट्रिक से हो सकता है। कभी कभी ये ट्राई करना पड़ेगा, ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये वैसे होगा, जरूरी नहीं है इसका एक ही रूल है। हम पहला क्या ट्राई किए कि इन दोनों का गैप देख लो, तो इन दोनों का गैप कितना था? 9 का। पर जब इससे 9 का गैप दे रहे हैं तो हम लोग का L आ रहा है, L यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसमें ऑब्जर्वेशन देखो अपना, E के बाद यहाँ F है, G के बाद यहाँ H छोड़कर I है, मतलब एक का गैप है। फिर A के बाद डायरेक्टली B है, फिर इस तरह हम लोग इस तरह मूव करेंगे। Y के बाद A है, मतलब Z छोड़कर, एक छोड़कर। तो अब देखो E के बाद F है, तो यहाँ N के बाद N O होगा। यहाँ E के बाद अगर F है एकदम डायगनली, तो यहाँ भी N के बाद होगा O। फिर G के बाद I दिया हुआ है, मतलब H, G के बाद H छोड़कर I, तो W के बाद X छोड़कर Y, उसके बाद A के बाद सीधे B, तो O के बाद सीधे P। तो अभी OYP ये आ गया है। ये आते ही, और करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, OYP आते ही हम लोग, इनफैक्ट OY आते ही हम लोग को ये ऑप्ट कर जाना चाहिए। तो इसका आंसर है C, OYPTD। देखो इसमें लिखा है मैम सी होगा क्या? सी, ये Y के पहले X आता है तो R के पहले क्या आता है? नहीं नहीं, सी नहीं होगा, सी R के पहले Q आता है ना? क्यों? देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है बिफोर जाने, Y के पहले X आता है, मतलब Y के बिफोर में X आता है। तो यहाँ भी R के बिफोर में क्या आएगा? R के बिफोर में Q आएगा। Q वाला आते ही हम लोगों का ऑप्शन में Q में ये है, तो हम लोग का ऑप्शन ए होगा QDFHS। ठीक है, अब हम लोग तीसरा करते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में लिखा है इन अ सर्टेन कोड हीटर is written as, heater is written as, सिद्धार्थ म्यूट कर लो, KBDQHO, कॉमा देकर how will
यू एनकोड कूलर। अगर हीटर को लिखा जाता है KBDQHO, तो कूलर को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन है तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज टीर में सैक मींस ग्रीन एंड टेस्टी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले इजीली हम लोग लिख लेंगे। टीर में सैक मतलब ग्रीन एंड टेस्टी। फिर है डिग सैक फॉर, तो डिग सैक फॉर का मतलब क्या है? टोमेटो इज ग्रीन, तो हम लिख लिए टोमेटो इज ग्रीन। देन है वॉक टीर फॉर, मतलब वॉक टीर फॉर का मतलब फूड इज टेस्टी, तो हम लोग लिख लिए फूड इज टेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन टोमेटो इज टेस्टी? तो अगर हम लोग को लिखना है टोमेटो इज टेस्टी, तो हम लोग ये कैसे समझेंगे? देखो एक चीज इसमें ध्यान से, टीर का मतलब है ग्रीन और टीर का मतलब है इज, तो टीर का दो मीनिंग दिया हुआ है। मी का मतलब है एंड, ठीक है। अच्छा टोमेटो में जाओ, टोमेटो का मतलब टोमेटो का दिया हुआ है डिक, और यहाँ पर डिक का कोई भी मीनिंग नहीं है, सिर्फ डिक यहाँ पे ये अकेला है। उसके बाद दिया है सैक, हम लोग को चाहिए इज का मतलब हम लोगों को सैक भी दिया है, इज का मतलब टीर भी दिया है, तो इन दोनों में अभी हम लोगों को कंफ्यूजन है। और फिर टेस्टी, टेस्टी का मतलब भी अगेन सैक भी दिया है, फॉर भी दिया है। तो एक चीज देखो, सैक का मतलब इज भी है, सैक का मतलब टेस्टी भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग देखो हम ये प्रॉपर लिखवा दिए हैं जिससे तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो ये करेंगे कैसे, ये इस तरीके का एक आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये लिख लिए। अब एक एक स्टेटमेंट में देखो क्या कॉमन मिल रहा है। मतलब यहाँ टीर मी सैक है, तो दूसरे में है डिग सैक फॉर, तो सैक वर्ड कॉमन है, तो दोनों स्टेटमेंट में सैक कॉमन है। तो जो सैक दोनों में कॉमन है उसको पहले लिख लो। स्टेटमेंट 1 और 2 में हम लोग देख रहे हैं कॉमन वर्ड क्या है? सैक, ये हम लोग लिख लिए। अब उसका देखो इसके मीनिंग में क्या सेम है? ग्रीन एंड टेस्टी, टमाटो इज ग्रीन, तो कौन सा दो वर्ड दोनों में है? ग्रीन दोनों में है, ग्रीन इसमें भी है और ग्रीन इसमें भी है, मतलब सैक का मतलब है ग्रीन। जो दो स्टेटमेंट हम लोग पिक कर रहे हैं उस दो स्टेटमेंट में पहले देखो कौन सा जो पहला लाइन है उसमें कौन सा सेम है, तो सैक दोनों में है, सैक इसमें भी है सैक इसमें भी है, तो सैक लो। और उसके बाद उसका जो मीनिंग है उसमें क्या सेम है? उसमें ग्रीन सेम है, तो फिर ग्रीन मतलब सैक का मतलब है ग्रीन। उसके बाद सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में देखो, डिग सैक फॉर, वोक टीर फॉर, दोनों में कॉमन क्या मिला मेरे को? फॉर और फॉर, तो फॉर का मतलब क्या निकालना है? फॉर का मतलब। अब इसके मीनिंग में क्या सेम है? टमाटो इज ग्रीन, फूड इज टेस्टी, तो इज और इज कॉमन है, मतलब फॉर का मतलब है इज। उसके बाद और कोई कॉमन वर्ड देखो जो दोनों में है, तो देखो टीर में और टीर में, यहाँ पर भी टीर है यहाँ पर भी टीर है, तो हम लोग को मिलेगा टीर का मीनिंग। इसमें ग्रीन एंड टेस्टी, इसमें फूड इज टेस्टी, तो टेस्टी टेस्टी दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो टीर का मतलब है टेस्टी। अब बचा क्या? टीर और सैक तो हम लोग यूज कर लिए, सैक और टीर, तो बचा मी, तो मी का मतलब फिर एंड हो जाएगा। इसमें क्या बचा? सैक और फॉर यूज हो गया, तो इसमें डिक बचा है, डिक का मतलब टमाटो, और इसमें हम लोग का वॉक बचा है,
वॉक का मतलब है फूड, ठीक है, तो वॉक का मतलब हो गया फूड। तो हम लोग से पूछा है टमाटो इज टेस्टी, टमाटो का मतलब है डिक, इज का मतलब है फॉर, और टेस्टी का मतलब है, अच्छा टेस्टी का यहाँ पे क्या मतलब था, आ, हाँ यहाँ पे कॉमन गया था, हाँ। तो अभी सिंपल है, और देखो इसमें डिक और फॉर दिया है, तो इसमें डिक और फॉर किस में है हम लोग का, जरूरी नहीं है लाइन से ही आए, डिक और फॉर ये है, इसके बाद है हम लोग का टेस्टी। तो हम लोग हाँ इसमें हम लोग का टेस्टी टेस्टी कॉमन जा रहा है, और टीर टीर कॉमन गया था, तो टीर का मतलब था टेस्टी, हाँ टीर का मतलब था टेस्टी, तो यहाँ पर इसका मतलब है टीर, तो डिक फॉर टीर मतलब ये वाला, डिक फॉर टीर, ये जरूरी नहीं है कि लाइन से ही हम लोग को दे, फॉर टीर डिक ये वाला भी दे देता है तो ये भी राइट ही है, ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ये क्लियर हुआ?